अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, ये जो हफ्ता पूरा गुजरा है, अगर हम इसमें देखते हैं तो हलचल इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक जो ठहरा हुआ पानी था, या आप उसको कह सकते हैं कि पानी थोड़ा सा साकत हुआ था, तो उसके अंदर एक पत्थर आके गिरा और वो पत्थर था एक और खत। सर, हम पहले ये सुनते थे कि 26 साल हमने मुसलसल जदोजहद की, और अब हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जदोजहद के बाद मुसलसल खतो खत हो रहे हैं। तो अभी जो सबका एक खत आया था, तो बहुत सारे मीम्स उस पर बने, बहुत सारे उस पर गाने बने, और बहुत सारे यार लोगों ने इंडिया के और पाकिस्तान के वो तमाम अशार उठा के लगा दिए, जो कि कोई भी आशिक जो है वो अपनी माशूक के लिए ख़त लिखता है उसके बारे में, या अपने हाल दिल का हाल या दर्द दिल जो बयान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। हमारा ख्याल था कि कुछ ना कुछ उसमें कुछ जवाब आएगा, तो उसका जवाब क्या आया था? जवाब ये आया था कि भाई, हमें ख़त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें कोई ख़त नहीं मिला। तीसरी बात, अगर ख़त मिलेगा तो वज़ीर आज़म हाउस में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ख़त जो था वो ना सिर्फ तीसरी दफ़ा फिर लिखा गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, बल्कि उसके साथ साथ एक डोजियर भी भेजा गया IMF को, और हमें यह भी बताया गया कि हम जो है यूरोपियन यूनियन को भी हम एक डोजियर भेज रहे हैं, जिसके अंदर तमाम के तमाम वो सबूत शामिल होंगे कि जैसे उनकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी हुकूमत को तोड़ा गया, और 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो कैसे रिग किया गया था। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि अगर 8 फरवरी का क्वेश्चन जो इलेक्शन था वो रिग किया गया था, और उसके तमाम के तमाम सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम के तमाम सबूत जो थे अदालतों में क्यों नहीं जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जमा करवाए? क्या उनका एतमाद जो है वो अदालतों पे से उठ चुका है? क्या इलेक्शन कमीशन वो किसी कुछ उसको समझते ही नहीं? क्या वो वाकई अभी भी उनके जहन के अंदर यही बात है कि ट्रंप आएगा, वो बानी तहरीक को जेल से छुड़ाएगा, और बानी तहरीक जो है उसके बाद कौम को आज़ादी दिलवाएंगे? अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी ऐसी आज़ादी है जो कि एक अपना जेल से छूटने के बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। खैर, एनीवेज, इसके अलावा हम देखते हैं, बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि सवाए चंद जजेस के दुनिया में तो सारी सुकून से रह रहे हैं। वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिक एक शेर है कि माँ सिवाय इबलीस के सभी तो खुशी मना रहे हैं। तो सिर्फ चंद जजेस के और एक सियासी पार्टी के सब खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो तोड़ फोड़ हो रही है, या वो रिख शिकस्ता होना शुरू हो गई है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे शराफत राणा साहब। और शराफत राणा साहब जो है वो एक साबिक जज भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया जो विंग है बेसिकली उसको देखते हैं। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं JUI से गजनफर अजीज साहब। गजनफर अजीज साहब जो हैं वो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि स्पोक्स पर्सन है, और उनके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कुसिया बतूल साहबा, MP है मुस्लिम लीग नून की। इनकी बड़ी मेहरबानी, ये सेशन में से जो है वो उनमें से उठ के बाकायदा हमारे पास हमें वक्त देने के लिए आई हैं, और इसके अलावा इनकी 2-3 अभी मीटिंग्स और भी हैं। लेकिन मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त निकाला। और अभी थोड़ी देर में स्टूडियो में भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र पाल सिंह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई एक मजबूत आवाज़ है, और माइनॉरिटी में होने के या माइनॉरिटी उस सेक्शन से होने के बावजूद भी उन्होंने साबित किया है कि आप एक शख्स जो है वो फ्रंट से लीड कैसे कर सकता है, तहरीक इंसाफ को कैसे लेके चल सकता है। इसी तरह अगर मैं देखता हूं तो दूसरी जानब जो शेर अफजल मरवत साहब थे, उन्होंने किस तरह लीड फ्रंट पे आके उन्होंने लीड किया था तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, हम इन पे भी बातें करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले राणा साहब, आप क्योंकि साबिक जज भी रहे हैं और कानून को आप बहुत अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं। सर, ये 26वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स हैं और बशमूल सुप्रीम कोर्ट के, इसमें जो जजेस की तकरारी हुई है, और सर काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
इट्स ऑलमोस्ट 37 जजेस जो है वो जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो उन्होंने अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो सर क्या ये जजेस इसलिए अपॉइंट किए जा रहे हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं, जैसे कि एक वक्त में ये कहा जाता था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर जब कोई मुकदमा जाता था तो हम पहले ही आपको हम लोग यहाँ बैठ के पहले बता देते थे कि भाईजान 5 जज होना देने थे, 3 जज होना देने थे, फैसला जिहड़ा हैगा वो फलां पार्टी के हक च आएगा। सर ओवर टू यू सर, राणा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने नाजरीन के साथ हमें गुफ्तगू करने का मौका मिला, अपने इजहार ख्याल करने का मौका दिया है। तो इस सवाल के जवाब में तो मैं बाद में आऊंगा, पहले खत का जिक्र ना कर लें। चलें सर, हम आज के लिए सर को एंजॉय कर रहे हैं। सर मैं असल में ये चाह रहा था राणा साहब, मैं असल में ये चाह रहा था जी, मैं दोनों बातों पे आता हूं सर। तहरीक इंसाफ के दोस्त जुमला करके आगे बढ़ता हाँ ठीक सर, एक जुमला। जी जी बिल्कुल। खत लिखना दिलचस्प काम है, लेकिन ये कैसा हादसा है कि बैक वक्त एक अपोजिशन लीडर खत लिखता है और बैक वक्त हाईकोर्ट के अंदर एक टीम खत लिख रही है। सर इसी पे यही तो मजा है ना सर। और मजे की बात ये है आपके सवाल का जवाब चीफ जस्टिस के पास खत पहुंचता बाद में है और मेरे पास और आपके पास पहले पहुंच जाता है सर। दुनिया भर में ये रवायत है कि जजेस कभी क्रिकेट टीम की तरह नहीं खेलते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कहा करता था कि ये मेरी टीम है, ये गलत कॉन्सेप्ट था। और दुनिया भर में जजेस के बारे में कहा जाता है कि वो अपना इंडिविजुअल, अपना इंफरादी इजहार राय करेंगे, अपना फैसला लिखेंगे। दुनिया की तारीख में पाकिस्तान के मौजूदा बहरान से कबल कभी 2 जजों ने मुश्तरका तौर पर ना राय दी, ना खत लिखा, ना कोई इस तरह का फैसला लिखा। हर आदमी अपनी अपनी जजमेंट का मोहताज होता है, हर आदमी अपनी अपनी राय देने का पाबंद होता है। तो बदकिस्मती ये है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त में जब पीपल्स पार्टी जमहूरियत और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान को रीबिल्ड करने की जद्दोजहद की जा रही थी, तो कुछ मफाद परस्त, कुछ पाकिस्तान दुश्मन और कुछ पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मन इकट्ठे हो गए और उन्होंने हर इदारे में टीमें बनाई। सही। तो अदालती निजाम में भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक टीम बना दी। अब वो टीम क्रिकेट टीम और हॉकी टीम की तरह चाहती है कि हम गोल पर गोल करते रहें। लेकिन जब जमहूरियत पसंद अपने दिफा पर आए और उन्होंने अपने फुल बैक अच्छे मजबूत कायम कर लिए, तो इनके गोल मिस होना शुरू हो गए और इनकी जो शॉट है वो गोल पोस्ट से बाहर जाना शुरू हो गई है। तो उनको मदद देने के लिए, उनको सप्लीमेंट करने के लिए इमरान खान साहब मुहिब्बी जो है वो खतूत नवीसी पर उतर आए हैं। अच्छा। सच्ची बात महज ये है कि जजेस की तकर्री का इख्तियार पूरी दुनिया में जहां भी जमहूरियत है, जहां भी निजाम है, जहां भी हुकूमत मौजूद है, वो हुकूमत का इख्तियार होता है। पाकिस्तान में 1973 के आइन के अंदर भी ये मुंतखब हुकूमत का इख्तियार था कि वो जजों की तकर्री करता, लेकिन हुकूमत को पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी की दुश्मनी में अल जिहाद ट्रस्ट नामी एक फरमाइशी मुकदमा के जरिए इस इख्तियार के इस्तेमाल से महरूम कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर स्नैच कर लिया। आगे आने वाले वक्त में इस इख्तियार को मजीद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डोमेन बना दिया, जो गैर आईनी और गैर कानूनी था और गैर जमहूरी था। आज 1973 का आइन खुदा ताला के फजलो करम से और मुहिब्बी इमरान खान की नफरत में इकट्ठे होने वाले लोगों की वजह से वापस हो गया है और मुंतखब हुकूमत आज डोमिनेंट है। मुंतखब हुकूमत के हाथ में इख्तियार जाने का मकसद ये होता है कि हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मौलवी मुश्ताक साहब थे, उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों का तकर्रर किया, तो होते होते ये इदारा एक गला सड़ा इदारा बन गया। एक ही साइकोलॉजी, एक ही माइंडसेट के लोग इकट्ठे हो गए। सही। जब हुकूमत तकर्री करती है तो आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल मुस्लिम लीग की होगी, परसों पीटीआई की होगी, तो मुख्तलिफ लोग, तरह के लोग जमहूरियत की वजह से इन इदारों में आएंगे, तो फिर मुख्तलिफ ख्याल लोगों की मौजूदगी में इंसाफ होने के इम्कान ज्यादा होंगे। सही। लेकिन अगर आप एक ही तरह के ख्यालात के लोगों से सुप्रीम कोर्ट को भर देंगे तो वो हमेशा अपने एजेंडा पर खत 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 खेलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। यानी कि मैंने सनम को खत लिखा, खत में ये लिखा। यस, ठीक हो गया। अच्छा सर, अपना गजनफर साहब 26वें आईनी जो तरमीम हुई है, जो तरमीम आई है, और खासतौर पे जो जजेस के बारे में उसके जो शिक, एक बाकायदा शिक शामिल थी, उसमें सर आपके कुछ रिजर्वेशन थे एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद इस कानून को, इस तरमीम को ना सिर्फ आप लोगों ने बाकायदा तौर पे पास भी किया, वोट भी दिया। आपके अगर
कौमी असम्बली के और अगर सेनेट के अगर मैं मिलाता हूं तो तकरीबन से 14 वोट आप लोगों के थे, जो कि आपने इन लोगों को 13 वोट थे जो कि आप लोगों ने दिए और इसको कामयाब बनाया। अब आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी में इस वक्त हो रहा है, जो जजेस का जो बैकलॉग था या दरमियान में जो गैप था उसको फिल करने के लिए चीजें की जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ही उस जो एक बैकलॉग था उसको मुकम्मल किया जा रहा है, या अपने हिसाब से चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, या जैसे राणा साहब ने अभी बात की है कि हमेशा हुकूमत का ही ये जो है ना वो हक होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत हर 5 साल बाद बदल जाती है, या एक ज़माने में तो हर 2.5 साल बाद बदल जाती थी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने यहाँ मौका दिया। बुनियादी उसूल यह है हसाम साहब के दुनिया भर में पार्लियामेंट्स को ये इख्तियार होना चाहिए कि उनके ज़रिए से, पार्लिमानी इदारों के ज़रिए से अदालतों में जजेस की तकर्री हो, उनका किसी न किसी दायरे में इख्तियार होना चाहिए। शराफत साहब ने जिक्र किया है हुकूमत का, मेरा ख्याल है कि हमने भी जो या अभी 26वीं तरमीम में भी जो फॉर्मेट बना है वो सिर्फ हुकूमत का नहीं है, पार्लियामेंट का इख्तियार माना गया है। उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, उसमें अपोजिशन के नुमाइंदे भी हैं, दोनों को। और ये इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान में पहली बार नहीं दिया जा रहा, पूरी दुनिया में। अच्छा, आप जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं, अमेरिका में देख लें, बाकी मुल्कों के अंदर देखें, पार्लियामेंट्स का एक दायरे के अंदर इख्तियार होता है जजेस की अपॉइंटमेंट्स में। और जाहिर है कि अगर वो कंसेंसस के साथ हो तो फिर जाहिर है वो पूरी कौम के नुमाइंदा जजेस होते हैं, सबके इत्तेफाक राय के साथ आते हैं। अगर वो अक्सरियत के साथ आएँ तो वो उसमें कोई बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आइन में ये इख्तियार रखा गया। आपने जिक्र किया अभी उसकी हिस्ट्री का, अल जिहाद ट्रस्ट का इन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा फिर 18वीं तरमीम में भी ये इख्तियार पार्लियामेंट को दिया गया था, और फिर 19वीं तरमीम के ज़रिए से जब जस्टिस इफ्तिखार साहब ने उसको रिटेलिएट किया, उस पर रद्द अमल दिया, तो फिर पार्लियामेंट घबराई और उन्होंने अपना इख्तियार कॉम्प्रोमाइज़ किया। 26वीं आईनी तरमीम में ये इख्तियार दोबारा दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है, और यकीनन ये इख्तियार पार्लियामेंट का हक़ है कि वो इस चीज़ को एंजॉय करे। मैं बात मुकम्मल करूँ, ठीक, आप कर। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जब ये इख्तियार आया और जब 26वीं तरमीम आई, उसके बाद फिर 2 आर्डिनेंस यहाँ मंजूर किए गए। एक आर्डिनेंस का ताल्लुक था जजेस के इशूज। सर, आर्डिनेंस मंजूर नहीं होता, आर्डिनेंस तो आता है ना, सदारती आर्डिनेंस आता है सर, वो मंजूर क्या होता है? आप ये कि या कानून पास किया गया फर्द के एक फर्द के ही उसके साथ होता है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो उस हवाले से जो आर्डिनेंस आया उसमें जो चीज़ें आई हैं, एक तो उसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से कानून साजी थी जो 26वीं तरमीम में हमने निकाली। उन 56 शिकों में से जो 34 शिकें निकाली गई थी, जो 22 हमने बाकी रखी थी, उसमें अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें, जो एक जजेस के हवाले से और दूसरा फौजी अदालतों के हवाले से, ये दोनों उस रूह के खिलाफ। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ये जो अभी आपने जो बात की, बिल्कुल सर, अभी आपने जो बात की इस पे हम दोबारा आते हैं, इस पे हम दोबारा इसको क्वेश्चन पुट करते हैं। मैडम, अभी मैं एक बात, आप सर थोड़ा शॉर्ट। बुनियादी बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में जो बाद में आर्डिनेंस आए हैं वो उस 26वीं तरमीम के रूह के खिलाफ थे। अच्छा, और हमारे उस पर रिजर्वेशंस थे उन आर्डिनेंसेस के हवाले से। उनकी जरूरत नहीं थी, वो जमहूरियत की भी रूह के खिलाफ हैं। वो सिर्फ हुकूमत ने अपने बुनियाद पर उनको पास किया है, या क्या उनको फ्लोट किया। ठीक हो गया उसके खिलाफ। ठीक है मैडम, ये जो अभी जो हुआ है, अगर हम देखते हो लाहौर हाई कोर्ट की बात करता हूँ या मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा एक ज़माने में, अभी रिसेंट पास्ट में सबसे ज़्यादा जो ग्रीव्ड पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नून रही है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या कहीं खुदा ना खास्ता कहीं छोटा सा भी उनसे ऐसा शामिल तो नहीं है कहीं आपके इस चीज़ के अंदर? ठीक है, आप तो हमेशा यही बात करते हैं कि जी हम तो बड़े एक ओपन हार्टेडली और बड़ा एक ब्रॉडर विजन सामने रख के जो है हम जजेस की जो है ना ये जो बैकलॉग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो सर कहीं ये मैडम, ये कहीं छोटी सी चीज़ तो माइंड में तो नहीं आ रही कहीं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन देखें, आप इस बात को जो है जितना भी ज़्यादा हाईलाइट कर रही है वो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, और पूरे मुल्क में जो है, पूरे पाकिस्तान में जजेस की तैनाती हुई है, वहाँ पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, सवाए जो है सुप्रीम कोर्ट के। राणा साहब, वैलिड पॉइंट है ना सर ये? और दूसरी बात यह है कि ये जो जजेस अपॉइंट हुए हैं ना, हमारी जो गवर्नमेंट आई है वो इसलिए अपॉइंट उन्होंने की, अगर रद्द-बदल किया है तो मेरिट पे फैसले करने के लिए। जो कुछ पीछे हुआ था वो कुछ अब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि हर सेक्टर में
मेरिट जो है वो मेरिट होगा, और जिस तरह पहले मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई थी, अब इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। सही। राणा साहब, इनका पॉइंट जो था मुझे तो वैलिड लगा है कि अगर बाकी जितनी भी हाई कोर्ट्स के अंदर अगर जो हुई है तकरारी हुई है और जजेस को किसी को कोई इशू नहीं है, तो मां सिवाय एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के वो चुनिंदा जो जजेस हैं, जिस तरह अभी आपने एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया और आपको शायद याद होगा एक ज़माने में आप और मैं हम लोग जो है वो अजराए तफन्नन जो था, हम लोग ईमानदार जजेस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते थे। तो वो कहते हैं कि मां सिवाय उनके किसी को कोई इशू नहीं है। तो सर आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर? जी, इस पे सिर्फ आप मेरी बात ना करें, जो पीटीआई का लीगल सेल है, अली जफर साहब हैं, सेनेटर बैरिस्टर गोहर साहब हैं, हाँ। किसी एक नए मुकर्रर शुदा जज के बारे में उन्होंने मनफी जुमला नहीं बोला। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत हो रहा है। हाँ। वो ये नहीं कह रहे कि किसी मुतनाज़ शख्स को जज लगा दिया गया है। हाँ। वो उनकी हदूद या उनका महदूदियत सिर्फ ये है कि किसी भी तरह एक ईमानदार जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। ठीक है। फिर मैं ये अर्ज करता हूं, और मेरी दुरुस्तगी की है गजनफर साहब ने, कि मैं गलत लफ्ज बोल रहा हूं कि हुकूमत नहीं, पार्लिमान ने अगर कोई तकर्री की है और पार्लिमान ने इससे इत्तफाक राय से अगर किसी और सीनियर जज को, फिर कहता हूं कि सीनियर जज को पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजकर उसे चीफ जस्टिस लगाना चाहा है, तो इन्हें भी तो अपनी आदात पर कुछ गौर करना चाहिए। जो प्रिवेंटिव बेल होती है, ये दुनिया पाकिस्तान की तारीख में 7 दिन या 14 दिन से ज्यादा किसी को नहीं दी गई थी। इमरान खान के हामियों को, इमरान खान की टीम को, कम से कम 100 लोगों को आप 2-2 साल से प्रिवेंटिव बेल पर चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप कबल गिरफ्तारी की जमानत को खत्म ही नहीं होने दे रहे, आप लोगों को शामिल तफ्तीश नहीं होने दे रहे, आपने रूल ऑफ लॉ को बुरी तरह कुचल दिया है और शिकस्त दे दी है। इसके बावजूद आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आप एक ऐसा जजीरा बनाकर बैठे हों जहां पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने का हर हक और हर इख्तियार आपको दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। मैडम, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अभी ये जो अभी अपना राणा साहब ने और अपना गजरफर साहब ने जो बात की है, अभी जो क्या आप वाकई आपस की बात है, आपस की अगर मैं बात करता हूँ, तो वाकई ऐसा है कि जो हमारे बंदयाल साहब के बाद जो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो थे, जो कि आजकल हमें कहा यह जा रहा था कि जैसे फौज के अंदर होता है कि जो जूनियर जो होता है, जब उसको सुपरसीड करके जब वो आर्मी चीफ बनता है, तो उसके जो सीनियर्स होते हैं वो अखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देते हैं। और हमें ये बताया जा रहा था कि जनाब अखलाकी तौर पे वो बहुत ज़्यादा मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत हाई हैं, तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, या शायद वो ये समझते होंगे कि यार हमसे जूनियर है तो लिहाजा हम इसको ट्रेन कर लेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। तो लेकिन क्या ये वाकई आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया था कि आपने जो उस वक्त के जो कमिंग जो आप कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव जो चीफ जस्टिस थे, उनको आपने साइड पे कर दिया और नीचे से आपने याहिया साहब को आप ऊपर ले आए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हर सेक्टर में ना जो एक 3 या 4 लोगों का एक ग्रुप होता है, बैच होता है कि जिसमें उन्होंने मोस्ट सीनियर्स जो है उनको लेना होता है, और किसी में कुछ ना कुछ, किसी की फिजिकल फिटनेस का इशू आ जाता है, किसी का कोई फिटनेस का इशू आ जाता है। बहुत सारे। क्या मंसूर साहब का कोई इशू था मेडिकल ग्राउंड पे? मुझे इतना नहीं पता, लेकिन शायद मतलब कोई ऐसा इशू होगा, नहीं उन्होंने जो है नीचे से उठा के दूसरे जो जजेस हैं उनको तायन किया है। मेरा तो ये तजर्बा ये कि हम लोग सिंडिकेट मेंबर्स भी हैं, तो उसमें जब वो तायन करते हैं किसी भी प्रोफेसर वगैरह का, तो कोई इस तरह के इश्यूज निकल आते हैं। शायद मैंने कहा कोई ऐसा इशू हो, बाकी मुझे इसकी बारीक भी नहीं का इतना ज्यादा पता नहीं है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि आपका फियर है, ये आपका फियर है। यानी कि गजरफर साहब, ये तो सारी चीजें हो गई। दूसरा अभी जो आपने बात की, बल्कि यही क्वेश्चन मैं इनसे पहले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप पे आता हूं। मैडम, इन्होंने कहा है कि जी 26वीं तरमीम में तो ये बहुत आपके साथ रहे थे, वोट भी दिए, लेकिन उसके बाद जो आपने और राणा साहब की दोनों पार्टीज ने मिलके जो सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, उसके ऊपर इनको रिजर्वेशन है। तो वो सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? क्या पाकिस्तान के आइन के जो शिके हैं उसके मुताबिक फौजी अदालतों का इतलाक नहीं हो सकता था कि बाकायदा तौर पे ही आप उसको ही लेके आना पड़ा? मैं इस पे तफसील में फिर बाद में बात करते हैं। राणा साहब भी मेरे साथ मौजूद है और गजरफर साहब भी। जी सर, आप बताएं सर। देखें, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। हाँ। बुनियादी बात ये थी कि जब आपने 26वीं आईनी तरमीम में पूरा 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा, हाँ। उस पर सारी पार्टियों ने एक कंसेंसस किया। ठीक है। कराची, लाहौर, हर शहर में बैठ के मीटिंग हुई,
पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ भी हुई, नून लीग की क़यादत के साथ भी हुई, एक मुश्तरका भी हुई। सर एक उस सब इत्तेफाक के राय के बाद एक चीज ऐड मैं समझता हूँ कि उस इत्तेफाक के राय को इस चीज़ ने, ये जो बाद में ऑर्डिनेंसेस आए हैं या जो उसके बाद आपने एक अक्सरियत की बुनियाद पर जो एक्ट पास किया है, हाँ। उस चीज़ ने उस इत्तेफाक के राय को तो सबूता। सर आप उस जो एक्ट हब जो पास हुआ है उसमें सर आप भी तो शामिल थे, अक्सरियत की बुनियाद पे जो पास हुआ है आप उसमें अक्सरियत की शामिल नहीं? बुनियाद पर जो पास हुआ है हम उसमें शामिल नहीं थे। हमने 26 में आईनी तरमीम किया। राणा साहब ये क्या उस एक्ट में शामिल नहीं थे? भाई की बात की तस्दीक करता हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हाँ एक है आईनी तरमीम और एक है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ लीजिए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस जो है ना, बुनियादी तौर पर वजीर आजम या हुकूमत का तस्वर आप समझ लें कि एक गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर का है। बिल्कुल है। वो अगली सीट पर बैठा होता है और उसे पता होता है कि रास्ता में कहां पर गड्ढा है और कहां पर पत्थर पड़ा हुआ है। हम जो बाकी लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो जमातें हैं, वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई हैं। ठीक है। आईनी तरमीम के लिए नहीं सर ड्राइवर तो आप है सर जरदारी साहब ड्राइवर है सर जी, जरदारी साहब ड्राइवर है। शहबाज शरीफ को वोट आपने दिया, शहबाज शरीफ को सर वजीर आजम आपने बनाया सर, आपने खुद कहा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर बांगे दोहल कहा कि ये मेरा वजीर आजम है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर वो वजीर आजम नहीं बन सकते। हाँ। मौजूदा पार्लियामान चल ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। हाँ। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि वजीर आजम को या हुकूमत को या वजीर आजम की वजारत कानून को हाँ। अपने सामने पड़े हुए पत्थर और गढ़ों का बखूबी अंदाजा है। ठीक है। पीपल्स पार्टी और केजूआई पीछे बैठी है। इमरजेंसी के वक्त, ब्रेक के वक्त लगाए जाने वाले इकदाम आर्जी और अबूरी होते हैं। ठीक है। आर्जी इकदाम सादा अक्सरियत के साथ किए जा सकते हैं और वो हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक होते हैं। सदर को उनके रास्ते में बिल्कुल रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो आईन साजी होती है ये वसी तर कौमी इत्तेफाक राय की सूरत में होती है। हाँ। किसी भी कीमत पर जेयूआई के बगैर या बाकी जो भी जमातें हमारे साथ चलती हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, जो जमहूरियत परस्त है, हाँ। हम कभी भी आइन के अंदर किसी तरमीम को इस अंदाज में नहीं होने देंगे कि उस पर वसी तर कौमी इत्तेफाक राय पर सवाल पैदा हो। सर अभी आपने जो बात की ना सर, जो जब गाड़ी रुकती है या क्योंकि ड्राइवर जो है वो तो आपने कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, एक नुकता और भी है सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस एक मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं। ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप सादा अक्सरियत से 30 दिन के बाद भी बदल सकते हो और 10 दिन के बाद भी बदल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनेंस की अपनी एक मुद्दत है कि उसकी मखसूस मुद्दत के बाद खुद खत्म हो जाता है। सही। ये इमरजेंसी सूरत हाल को डील करने के लिए होते हैं। और इस बात को आप तस्लीम करेंगे, मैं इस पर ज्यादा क्या मुंह खोलूं कि हमारे जज साहिबान रियासत के साथ टकराने का जो तासर पैदा कर रहे थे, उसके मुकाबला के लिए हुकूमत को यह गैर मामूली इकदाम करना जरूरी थे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। देखिए अभी रिसेंटली जो है, अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उनके जो मुख्तलिफ जो टिकर्स थे, बेसिकली वो जो ब्रेकिंग न्यूज उनको बड़ा शौक है ना हमारे जजेस को, चाहे वो साबका हो, उससे भी साबका हो या आजकल के हो, मौजूदा हो, तो इन तमाम के तमाम जजेस को जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चलाने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने जो एक बयान दिया और उसके बाद हमारे स्पीकर कौमी असम्बली जो थे और सरदार अयाज सादक साहब ने जो बात की है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की चीज़ हो जानी चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी बता देना चाहिए कि भाई हम जो अदारा है उसको प्रॉपर चलने दो, उसके अंदर रखने मत डालो। आपके सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं जो बात कर रहा था, जो आपने सवाल खातून हमारी रुकन से पूछा, जी सवाल ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर दूसरे उनका अपना पूरी उम्र ये मौकफ रहा है कि किसी को किसी तैनाती के लिए अगर मुस्तरद कर दिया जाए तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं सर, तो मैंने ये बात दलिया पर ये बात इंपोज करते रहे, सारी उम्र इस बात की दलील बनाते रहे, और जब अपने पे ये बात आई तो आज इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। आज जंग खोल कर खड़े हैं, आज सुप्रीम कोर्ट को महाज बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो इंसान को जो तालीमात वो 40-50 साल पूरी जिंदगी में देता रहा हो, जिनका वो खुद गुफ्तार का गाजी रहा हो, उस पर कम से कम खुद जरूर अमल करना चाहिए। सही बात है, सही कह रहे हैं। साहिबान इस वक्त चीफ जस्टिस बनाने के लिए नाअहल पाए गए हैं, उन्हें इस वक्त अपने इज्जत और एहतराम को बचाने के लिए यकीनी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून पर अमल करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ करने के लायक वक्त देना चाहिए कि वो अपनी पूरे इस्तेदाद के साथ काम कर सके, बजाय इसके कि वो साजिशों का गढ़ सुप्रीम कोर्ट को बनाकर रख दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही है कि इकबाल बड़ा अपदिशक है, मन बातों से मोह लेता है,
गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। चले माजरत के साथ अगर किसी को मेरा ये शेर बुरा लगे, शेर मेरा नहीं है, हमारे बहुत खूबसूरत कह रहे हैं। सर काफ़ी हमारे पाकिस्तान के जो शायर मशरक है उनका शेर है। अच्छा खैर मैडम, मेरा अब आपसे मैं क्योंकि पूछना ये चाह रहा था कि मैडम आप एक साइड पे तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बड़ा फ्लरिश कर रही है, हमारी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी और आप मेन पार्टीज तो दो यही है ना, बाकी जो हमारी बाकी माइनस पार्टी जो है वो बड़ी अच्छी तरह हमारे आप लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम इंडेक्स की जानब देखते हैं तो रिसेंट जो इंडेक्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो खैर जो ऊपर नीचे हुई है, पाकिस्तान के अंदर शरह बेरोजगारी बहुत बड़ी है। और मैं कल जो था वो आपके राना सिकंदर हयात जो आपके हैं वजीर तालीम है उनका मैं देख रहा था, वो मुझे और उनके मुताबिक तो वो तकरीबन अगले 6 माह के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से जायद जो है ना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जी, जी। तो लेकिन अगर मैं आज की सिचुएशन देखता हूं तो एकदम इतना स्लंप क्यों आया है, क्या इसकी क्या रीजन आप क्या समझती, क्या हो सकती है? देखिए आपको पता है कि आरटीएस की जो पैदावार हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, आज तक हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा। और आप देखेंगे हमारी सीएम पंजाब जिस तरीके से हर सेक्टर को इनिशिएट कर रही हैं, और उसमें वो सिर्फ इनिशिएट नहीं कर रही, लोगों की फलाह के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि जो है रोजगार जो है वो दे रही हैं हर सेक्टर में। मीन्स कि अगर आप एजुकेशन में ले रहे हैं तो एजुकेशन में सीटीआई की कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो सीट्स उन्होंने स्टार्ट की हैं। आपको पता है कि शहबाज साहब के दौर से लेकर आज से पहले तक जो है रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुई। मीन्स के 2016 में रिक्रूटमेंट लास्ट 4-5 साल तक रिक्रूटमेंट बिल्कुल ठप हो गई, 5 साल पूरे तो पूरे बंद रही ना। बिल्कुल। और उसमें उसके बाद आपको पता ही है कि किसका दौर चल रहा था, पीटीआई का दौर चल रहा था। ये एक सोशल मीडिया का हजूम था जिसने मतलब कि 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, और वो भी सोशल मीडिया पे की थी। 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो भी सोशल मीडिया पे थी। उन्होंने डैम बनाए, वो भी सोशल मीडिया पे दिए बनाए। और आपने देखा कि उन्होंने घरों का वादा किया, वो भी सोशल मीडिया पे किया हमारे। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीएम पंजाब जो है वो हर सेक्टर को डील कर रही है, हर सेक्टर को एक माँ की तरह देख रही है, और हर सेक्टर में ये जो माँ वाला वर्ड है ना, ये जो माँ वाला वर्ड है ना, इस पे राना साहब, अजीज साहब, हम ना ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाजरीन, मैडम ने ठीक है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। भाई हमें क्योंकि मुझे पीछे वक्त की कमी के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रेक भी मैंने लेनी है, तो हम जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे जो बाकी जो 2 इश्यूज हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं और देखते ही हैं कि क्या वाकई जो खत लिखना है वो हमारी कौम के लिए या हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एक सियासी पार्टी के जो लीडर हैं जो कि इस वक्त जेल मकानी हैं, उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, मरीम नवाज शरीफ के साथ है, बिलावल भुट्टो के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, शहबाज के साथ है, या पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ है? इस पे हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें से मैंने ये कहा था कि हम वापस आएंगे और हम कुछ जो खतूत लिखे जा रहे हैं, कुछ हाल दिल जो है वो लिखा जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो एक खत लिखा गया, फिर दूसरा लिखा गया, फिर तीसरा खत जो था वो लिखा गया। मंदरजात जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। अगर हम उन मंदरजात की बात करते हैं तो उसमें है तो बहुत लंबी डिटेल, लेकिन मैं अगर आप मुझे कुछ सेकंड्स दें तो मैं उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर बता दूं कि आईएसपीआर कहता है, आईएसपीआर को कहा गया है कि जी झूठिया बयानियां ना दिया करें। तो मुझे आसिफ गफूर साहब याद आ गए जब उन्होंने हम जैसे लोगों को बिठा के कहा था कि पॉजिटिव खबरें दें। अच्छा, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती, कौम की अकल की तौहीन है। मुझे वो वक्त याद आ गया जब कहा गया था सारे फैसले तो बाजवा और फैज़ हमीद करते थे। अच्छा, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है, लिहाजा आप जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने वो भी देखा कि सर 40,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में आपने ला के बिठाए और 5,000 से ज़्यादा दहशतगर्द जो कि हार्ड कोर जो थे वो उसमें शामिल थे। और उसके बाद क्या हुआ, कैसा हुआ? अच्छा, नैब के बारे में उन्होंने बात की कि जी हम तो नैब में हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, सारी की सारी नैब जो थी वो जनरल बाजवा कंट्रोल करता था, ठीक हो गया। फिर मकसूद चपरासी की बार बार बात कर रहे हैं जिसके ऊपर जो शहजाद अकबर साहब जो थे वो बड़ी बबंग दोहल जो थी उन्होंने गुफ्तगू भी करते थे और वो इंग्लैंड भी गए, उसके बाद उसका रिजल्ट निकला वो सबके सामने है। जमहूरियत का खात्मा हो गया है क्योंकि
जमहूरियत का खात्मा इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उनकी छोटी छोटी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 अभी प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मैडम कुसिया ने कहा RTS बैठ के RTS के सिस्टम से जो हुकूमत वजूद में लाई गई, तो ये कहते हैं फॉर्म 47 की और चीज़ें ठीक है। वैसे मेरा जो मेरे अब तक मेरा जो एक नॉलेज है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि एक सिर्फ केस ऐसा है जो कि PTI ने किया है फॉर्म 47 के हवाले से कि ये रिक किया गया है, तो लेकिन अभी तक उसका कोई सबूत जो है वो उन्होंने दिया नहीं है अदालतों में। और कहा यह जाता है कि इनको सिर्फ 17 सीटें मिली थी, बाकी सारी की सारी इनके फॉर्म 47 की है, तो बाकी केसेस किधर हैं और बाकी जो जो सबूत हैं वो किधर हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सॉरी माजरत माफ़ कीजिएगा कि पत्तन की रिपोर्ट जो है वो बड़ी नुकसानदेह है। उस वक्त जो रिपोर्ट 2018 में आ रही थी तब क्या था, अभी पिछले एक प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर साहब ने जो ये बात कही है कि 2018 का इलेक्शन जिस तरह रिग हुआ वो सबके सामने है, अगर 2024 का इलेक्शन रिग हो गया तो वो भी सबके सामने है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जाली पार्लियामेंट की बात की है, जाली MNS की बात की है, जाली वुज़रा की बात की है। अब अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने भी सेम यही अल्फाज इस्तेमाल किए और जिनको शटअप कॉल जो थी वो कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादत साहब दे चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो है अदलिया है उसके बारे में बात की है कि हम 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ गिनती के चंद ममालिक हमसे आगे हैं। तो मुझे फिर वो वक्त याद आ गया, गुड टू सी यू, जैसा अभी प्रोग्राम में जो बात हुई है, राना शराफत साहब ने बात की कि जी उनको कई कई साल तक जो था उनको जो थी वो बेल बिफोर अरेस्ट जो दे दी गई, हालांकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसका एक स्पेसिफिक टाइम है 2 हफ्ते का या 15 दिन का, तो वो भी मुझे याद आया था। फिर मुझे वो भी याद आया कि उस वक्त अदलिया जो थी वो पूरी दुनिया में नंबर 1 थी, जब एक कैदी को बाकायदा तौर पर जेल से बुला के सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनाया गया और उसको गेस्ट हाउस में रखा गया और 30 बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि 30 मेहमान जो हैं वो रात को इसको मिल सकते हैं, दिन में मिल सकते हैं, एट ए टाइम भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जुल्म जबर की बात की, लाकानूनियत की बात की, तो लाकानूनियत में अगर मैं जाऊं तो फिर भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। खैर एनीवेज इन तमाम सारी चीज़ों को देखते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो क्या थी, वो 9 मई के वाक़यात थी। और 9 मई के वाक़यात की अगर मैं बात करता हूँ तो चलें हम उसमें बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो ख़त लिखा गया है अभी जो आया है तकरीबन कोई 3000 के करीब अल्फाज हैं, जो कि मैं अभी उसमें से ये आपको चंद चीज़ें मैंने आपको साथ शेयर की हैं। मैडम कुदसिया जी, ख़त आपने क्यों नहीं लिखे? आप भी तो, आपके भी तो रहनुमा जेलों में थे, मरियम नवाज जेल में रही, शहबाज शरीफ जेल में रहा, नवाज शरीफ जेल में रहा, हमजा जेल में रहा, टॉप की जब ये टॉप। हुकूमत में थे तो तब भी ये खतो किताबत थी, तब भी साइफर का खत लहराते थे। तो अब जो आखिरी खत आया है तब भी मिन्तो तरलो वाला आया है, आपके सामने ही है कि इन खतों किताबत का क्या मतलब है, कोई इसकी अहमियत नहीं है, ना ही कोई इनको पहले भी बॉदर करता था और ना ही अब करता है। मीन्स के आसम बाजवा सॉरी आसम मनीर साहब को इन्होंने खत लिखा है, तो उन्होंने तो साफ कहा, तो अव्वल तो मुझे मिला नहीं, अगर मुझे मिलेगा भी तो मैं वज़ीर आज़म साहब को दूंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है खत जो लहराते फिरते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने IMF को खत लिखा तो ये सिर्फ इक़्तिदार में आने की जो है ना इनकी वो नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। IMF को खत लिखना वो, क्योंकि जब इनकी हुकूमत जो थी एक लीगल तरीके से, मैं इसको लीगल कहता हूँ बतौर एक तालिब इल्म पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, लेकिन ये हमेशा उसको इल्लीगल तरीका कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसको समझते हैं कि ये इल्लीगल है। उसके तहत जब इनकी सेंट्रल हुकूमत ख़त्म हुई थी तो इन्होंने पंजाब और KPK के उस वक्त के जो पाकिस्तान जो थे वज़ीर ख़जाना जो थे, उन दोनों को ये बाकायदा तौर पे कहा गया था कि आप IMF को ख़त लिख के ये कहें कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे या पाकिस्तान के कर्जे की किस्त को रोक दे। मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है।
नहीं ये तो अब देखें, ये तो नहीं, अवाम, तो आपको भी तो पता है ना। दूसरा ये कि इनकी हुकूमत जो गई है ना, जी। वो मैं समझती हूँ वोट ऑफ ये जो कॉन्फिडेंस से नहीं, नो कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि इनकी हुकूमत जो गई है वो पिंकी पेनी की वजह से गई है। जिसको वो चाहती थी लगाती थी, जिसको वो चाहती थी उड़ाती थी। और जब वो चाहती थी कि उन्होंने ये सब कुछ किया ना, MNA से रिजाइन लिए, इस्तीफे लिए, फिर उन्होंने क्या कहते हैं हंसता बसता घर जो है पंजाब की एक असेंबली, बिल्कुल वो अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने उसको पिंकी पेनी के अच्छा आप ये कहती हैं कि पंजाब की असेंबली बहुत अच्छा काम कर रही थी? नहीं, मतलब कर तो रही थी ना, उसको चलने देती, हाँ, लेकिन चलने बात ये देते। कि काम करना ना, काम तो इन्होंने किया ही नहीं है अपने दौरे इक़्तिदार में, काम इन्होंने किया ही नहीं। अगर बुज़दार हुकूमत को आप उठा के देख लें, उनको वो सब तो कहते थे अभी तो हम सीखने आए हैं। हाँ। तो सीखते सीखते ही उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क आप फिर वो माफी मांग के चले गए थे, वो अवाम से माफी, इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाली इनकी हुकूमत है। और बेहतर हो गया कि जो कुछ इन्होंने किया, ये अपने दुश्मन खुद आप हैं, ये इनका दुश्मन कोई नहीं है, ये खुद अपने आप के दुश्मन। ठीक हो गया। अजीज साहब, सर खत देखें, आपने पहली बात तो आपने फार्म 47 की बात की, मैं ज़रा थोड़ा उस पर कुछ कह दूं। जी जी फार्म 47 सर मैंने नहीं की सर, ये आपके बानी तहरीक है ना, जिस खत का हिस्सा है सर, बानी तहरीक ने कहा है सर, नहीं है, तहरीक इंसाफ के बानी है। हाँ, तो आपके फार्म 47 एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक राय हो गया, हो चुका है ना। सुने वो वजह यह है, हाँ। अपोजिशन तो कहती ही है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, या रिग्ड हुकूमत है, या हम तो कहते हैं कि असम्बलियाँ बेची गई हैं, हाँ। और बलूचिस्तान तो अच्छे तरीके से ख़रीदा गया है। अभी आप देखें, कोयटा की एक नशिस्त पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है अभी, और वहाँ पर एक भी जो पोलिंग स्टेशन था वो ऐसा नहीं था कि जो जीता हो उस बंदे ने जिसको वो सीट अलाट कर दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। फार्म 45 हमारे पास है, ले सर, उसकी बुनियाद पर केस भी चला गया है अदालत में, वो रिजल्ट भी मुअत्तल हुआ है, रोक दिया है। लेकिन अभी गवर्नर पंजाब साहब ने कहा है कि मैं भी कहता हूँ कि ये पूरा मुल्क फार्म 47 पे खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत का भी इत्तेफाक है, अपोजिशन का भी इत्तेफाक है, सब फार्म 47 की तहत आए हैं। और दूसरी बात ये, जहाँ तक खत का ताल्लुक है, सियासी अब सर एक चीज इसमें ऐड कीजिएगा, मैं सर वो इन्होंने बात की थी RTS बैठाने की, ठीक, वो भी सर आपने देखा है, तो इसको सर उसमें ऐड कर लेना, RTS को भी इसमें ऐड कर लें। जी ठीक है। हाँ। वो तो ठीक है। हाँ, वो हम RTS और फार्म 47 हाँ, अब हम उस वक्त भी यही कहते थे, हम उस वक्त भी यही कहते थे कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, और अब भी यही कहते हैं कि सर उस वक्त तो 4 सीटें थी ना हजरत, उस वक्त 4 नहीं, उस वक्त भी हम अपोजिशन में थे, अब भी अपोजिशन में है। दूसरी बात ये समझने की है, अपोजिशन में या जो सियासी कायदीन जेल में जाते हैं उनको वकार के साथ अपनी जेलें पूरी करनी चाहिए। हाँ, और पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे वकार के साथ। इस तरह के इक़दाम आपको उन लोगों के सामने भी मशकूक बनाते हैं जिनके साथ आप इत्तेहादों की बातें कर रहे होते हैं। सही। और मैं छोटी सी बात अर्ज करूँ, हमारे यहाँ रोज़ हमसे ये सवाल होता है कि जी आप PTI के साथ कोई अलायंस कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि पहले वो खुद तो यकसू हो जाएं इस हवाले से। अगर वो खुद यकसू नहीं है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो ख़त भेज रहे हैं, या फिर वो 26वीं तरमीम के ऊपर आकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं कि कौम से माफ़ी मांगे, तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि वो हमारे ऊपर को ब्लेम करें, पहले उन्हें अपने बारे में अपनी मंजी थले डांग मारनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो यकसू हैं इस सारे काम के लिए, और ये कि वो खुद अपोजिशन का वाकई रोल अदा करना चाहते हैं कि नहीं अदा करना चाहते, वो किसी तहरीक की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो किसी इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। मुझे तो लगता है कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं खुद PTI के, वो भी यही चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें ताकि उनका काम भी चलता रहे। सही है। पहला सवाल उन्हीं से करना चाहिए कि वो चाहते हैं कि बाहर रहें खान साहब की नहीं। जी राणा साहब आपके ऊपर 2 चीजें, पहला सर इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो जो बलूचिस्तान में अभी जो हुआ पीपल्स पार्टी का बंदा जो वहां से विन किया, पहला। दूसरी बात जो इसने अभी हमारे जो गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने जो बात की है कि हम 47 के स्तून के ऊपर जो है पूरी का पूरा पाकिस्तान खड़ा है, और तीसरा फिर उसके बाद आप आइएगा खत के ऊपर। सर 1 by 1। जी, मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और इन्होंने बताया है कि RTS वाली हुकूमतें क्या होती हैं और फॉर्म 47 की हुकूमतें क्या होती हैं। बस ये भूल गए हैं कि 2002 की कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत में मौजूद थी,
जब 10 अरकान को तोड़कर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई। जी बिल्कुल सर। तो पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का मनसब तो नहीं मिला ना, लेकिन अपोजिशन लीडर मौलाना साहब 24 नशिस्तों के साथ बन गए थे। वो कैसे बने थे और सर, ये नहीं पता। नहीं थी हजरत, इनको कोई अपने आदात ठीक करें। सर वो ये 67 सीटें थी। सर वो ये कह रहे 24 नहीं थे, 67 थे हमारे वो पास। अपना फिक्र ठीक करें। चले अब देख लीजिए कि 10 हमारी अकेली भी 24 से ज्यादा थी। वो आपके अकेले की बात पूरी कर रहे हैं। MMA की नहीं, पूरी हमारी 32 और अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल तक परवेज मुशर्रफ की मेहरबानी से रहे। हाँ तो आज तक आपको मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ की मेहरबानी तो सर एक मिनट राणा साहब, सर एक मिनट, अजीज भाई एक सर एक मिनट, गजनफर भाई एक मिनट, गजनफर भाई एक मिनट ठहर जाए सर। वो आपकी बातें उन्होंने सुनी है, उनकी भी थोड़ी सुन लें, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे। जी राणा साहब फरमाएं। आज तक आपको कोई जज, कोई जनरल, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा जो ये दावा करता हो कि किसी भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती है कि हमने जजों और जर्नलों से इक्तदार का बड़ा हिस्सा केक का लेकर आवाम को मुंतकिल करना है। हमारे तमाम मुखालफिन, अब जो मौलाना के साथ डेरा इस्माइल खान और बन्नू में हुई है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं की। आप कोयटा वाली तो बहरहाल आपकी इस्माइल खान की बात करते हुए घबराते हैं। वो आज की बात है कोयटा वाली। इसे अदरवाइज मैं अब बात करता हूं खत कि इमरान खान साहब खत लिखते चले जा रहे हैं। बुनियाद यह है कि ये लोग पार्लिमानी सियासत से नावाकिफ लोग हैं। ये लोग अपनी ताकत को कमजोरी बनाकर बैठे हुए हैं। पार्लियामान के अंदर पीटीआई के आजाद अरकान का वजूद इनकी ताकत है और इमरान खान ने बदतरीन तरीके से उनके इस्तेहकाक को गसब किया हुआ है, उन्हें परफॉर्म नहीं करने दे रहे। अगर पीटीआई के लोग बतौर अपोजिशन के पार्लिमानी कानून साजी के अंदर, पार्लियामान के अंदर अपना फाल किरदार अदा करते तो यकीन कीजिए आज इमरान खान बहुत बेहतर पोजीशन में होते और मुमकिन था कि हुकूमत बनाने के करीब होते या बना चुके होते। लेकिन इमरान खान चूंकि बुनियादी तौर पर गैर पार्लिमानी फर्द है, खुद वो डिक्टेटर टाइप आदमी है और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, नफ्सियाती किस्म के मसाइल उसके बहुत ज्यादा हैं। और अभी जो मोहतरमा ने कहा कि उसे कहीं ना कहीं इस्तिखारे और जादू टोने से भी रहनुमाई लेना होती है, तो इसलिए उन्होंने पार्लियामान को गैर फाल बनाया हुआ है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान की सबसे बड़ी जो ज्यादती इस मुल्क और कौम के साथ और नौजवानों के साथ है कि पार्लियामानी सियासत सीखने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को उसने इश्तियाल, लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद पर ला खड़ा किया है। आज भी अगर पीटीआई के मौजूद अरकान अगर अपनी अपनी असम्बलियों के अंदर पार्लियामानी तर्ज से कानून साजी करे, पख्तूनख्वा की असम्बली को ही एक बेहतरीन और रोल मॉडल कानून साजी का नमूना बना के दिखा दें, तो कौन इन्हें रोक सकता है कि आने वाले वक्त में यह हुकूमत ना करें। बिल्कुल ठीक हो। लेकिन पख्तूनख्वा की कौमी की सूबाई असम्बली इस वक्त सबसे बड़ा अखाड़ा है कि वहां पर इन्होंने आज तक सेनेट का इलेक्शन नहीं होने दिया और पार्लियामान के फाल किरदार को ये लोग रोक रहे हैं और उसके बरक्स ये अफसरशाही को और जजों और जर्नलों के किरदार को बढ़ावा दे रहे हैं। सही, तो इन्हें ठीक ये हो गया सोचना होगा कि खत लिखने की बजाय पार्लियामानी सियासत को प्रमोट करें। ठीक हो गया सर। अभी आपने बात की कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम बताया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक बता दें कि कभी भी जो है वो पीपल्स पार्टी को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया गया, पुश नहीं किया गया इलेक्शन के लिए या कोई किसी भी कभी आज तक किसी जज और जनरल ने ये दावा नहीं। सर पाकिस्तान की खातून अव्वल ने भी तो इलेक्शन लड़ा था ना सर, उसके मुकाबले में तो कोई बंदा ही नहीं आया सर। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी थी नहीं ना उस वक्त जो लोग उसे। सर मैं पाकिस्तान की मौजूदा खातून अव्वल की बात कर रहा हूं सर, पाकिस्तान की मौजूदा खातून अव्वल की बात कर रहा हूं सर। अच्छा जी, आप बात पूरी कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मौजूदा खातून अव्वल जो जरदारी साहब ने अपनी दुख्तर आसफा भुट्टो, जी आसफा भुट्टो साहबा की मैं बात कर रहा हूं कि उनको जो खातून अव्वल उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, नो डाउट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनका भी तो सर एक इलेक्शन हुआ था और वो भी तो सर बताए ना सर उस पर क्या हुआ। नहीं बताएं उस इलेक्शन में क्या, उस इलेक्शन में कोई अभी तक पिटीशन दायर की गई है किसी सर पिटीशन सर वो यार लोग ये कहते हैं कि मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं था, तो किस तरह अब बंदे को अगर हम घर जाकर, हमारी आदत का आपको पता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पांव पकड़ लेते हैं जाके, वो मजबूर हो जाते हैं हमारी बात मानने पर। तो जब भी हम मिन्नत और तरला करते हैं और इसमें हमारा कोई मुकाबला बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सर आप वाकई सर आप पॉलिटिकल आप वाकई मिन्नत करके उसे इलेक्शन से सरेंडर करवाते हैं, मिन्नत करके सर बिल्कुल ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई गैर पार्लिमानी तरीका इख्तियार किया है। हाँ हम मिन्नत के, समाजत के हम बादशाह हैं, मफाहमत के बादशाह हैं। हम किसी भी शख्स की जाकर इस कदर मिन्नत करते हैं कि वो हमारा साथ देने को तैयार हो जाता है। ठीक, वो मुकाबले में आता ही नहीं सर।
सर ऐसे ही है या ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही हो गया। दावा करें ना, इससे मुल्तान दावा करें कि मोहतरमा आसफा भुट्टो शिकस्त खा रही थी, हमने वहां पर कोई गुंडागर्दी कर दी, लड़ाई कर दी। नहीं नहीं सर, ओहो अस्तगफुरुल्लाह सर, नहीं नहीं सर सर अस्तगफुरुल्लाह, मैंने सर ऐसी बात ही नहीं की, मैंने ऐसी बात ही नहीं की। मैंने तो सर जो सर मैंने जो एक स्पेसिफिक बात आपसे पूछी, आपने मुझे बता दी सर। हम सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं और झुककर गुफ्तगू करते हैं, अपने काउंटर पार्ट जिससे हम मुखातिब होते हैं उसके सामने हम झुककर अपनी इस्तदा को पेश करते हैं। सर ठीक हो सर बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सर मुझे आगे सर आगे की लीडरशिप की इज्जत करती है, उनसे प्यार करती है। ठीक से पॉइंट, मुझे सर आगे बढ़ना है। सर मैं एक जो है वो एक अपने तमाम जो मेरे सुनने वाले देखने वाले उनसे मैं एक छोटी सी मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे महेंद्र पाल सिंह साहब, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मेरा ख्याल था कि वो हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने मेरी उससे बात भी हुई, उन्होंने मुझसे वादा भी किया, लेकिन वो आ ना सके। अगरचे कि उनकी चेयर खाली है, मैं दिखाना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़्यादा अच्छा, उसका उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना था, लेकिन क्योंकि अब वो मौजूद नहीं है तो लिहाजा, लेकिन उसके बावजूद में सर क्योंकि प्रोग्राम तो चलना है और वो कहते हैं कि गाड़ी तो चलती है, चीज़ें चलती रहती हैं, तो मेरा यहाँ पे ये है, छोटा सा एक क्वेश्चन ये है, आप सर आपके पास वो अभी चंद दिन पहले आए हैं, पूरी पार्टी आपके पास आई, अचकज़ई साहब को आपके पास लेके आए और मौलाना के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीर भी मैंने देखी हैं, और वो तस्वीर नहीं जो कि प्रेस रिलीज़ के लिए जो है वो भेजी गई थी, वो तस्वीर जो कि आपके और मेरे जैसे किसी जो उस मौके पे मौजूद था उसने तस्वीरें खींची हुई थी, और उस वक्त जो संजीदगी मौलाना के चेहरे पे थी और बेबसी जो मैं दूसरी जो थे पार्टी आपसे मिलने के लिए आई थी उनके चेहरे पे जो मुझे नज़र आई थी, तो आप सर क्या वाकई उनके साथ किसी किस्म का उनको कोई फेस सेविंग दे रहे हैं? देखिए हज़रत, पहली बात तो ये कि हम जो है ना इत्तेहादों की सियासत के डसे हुए हैं। अच्छा, कौमी इत्तेहाद से लेकर आज PDM तक, कोई जो लंदन में बैठा हुआ था उस वक़्त और कोई कहीं था PDM बनने के वक़्त, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो सारे आके हुकूमतों में बैठ गए हैं, और जो तहरीक जो जद्दोजहद जमीयत उलमा इस्लाम ने और JUI ने और हमारे कारकुनों ने की है उससे बेनिफिट उन्होंने उठाया है, बेनिफिशरी वो बने हैं। तो हम तो पहले भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने इत्तेहाद हमने बहुत किए हैं, हाँ। और उन इत्तेहादों से वक्ती तौर पर मूवमेंट भी बनती है, मोमेंटम बनता है, हाँ। मैदान में लोग आते हैं, पब्लिक भी आती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हालात में अगर हम अभी तक, बुनियादी सवाल वही है कि क्या PTI खुद यकसू है इन कामों के लिए? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, सही है। ये मतलब ये है कि आपकी जानिब से आपके दरवाजे तो खुले, दरवाजे खुले लेकिन हैं, वो दूसरी पार्टी जो है वो आपको इंश्योर कर दे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर ये सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। मैडम, इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर एक जो बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था 9 मई का, 9 मई के वाक़े की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी कल जो थे वो मुसर्रत हलाली साहबा ने बड़ी अजीब सी उनकी और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान में बड़ी अजीब सी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या 9 मई का वाक़या जो हुआ था वो ठीक हुआ था? उन्होंने कहा कि नहीं जी, 9 मई का वाक़या जो था वो एक जुर्म सरजद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप मानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं मानता हूँ। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी आप जो है अब हो गया, हमसे जुर्म हो गया, लेकिन आप इंसानी हकूक़ को सामने देखते हुए, तो फिर उस पर जस्टिस साहबा ने ये कहा कि 9 मई को तो आपने अखीर करके रखी हुई थी, अब आपको इंसानी हकूक़ याद आ गए, तो आप वाकई ये जैसे वो कहते हैं, बानी तहरीक ने भी कहा था कि हुकूमत जो है, ख़ासतौर पे आपका नाम लिया नून लीग को, कि वो पीछे हट जाए तो अदालतें जो है मुझे फ्री कर देंगी। तो क्या वाकई ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, ये सही ट्रैक पे चल रही है, और जो अदालतें हैं वो वाकई अपना काम कर रही हैं कि आपका उसके ऊपर पूरा आप उसको साथ में टेल ट्विस्टिंग भी कर रहे हैं? देखें, आपको पता है कि 9 मई पे जो कुछ किया, ये मैं समझती हूँ कि ये एक जो PTI की हुकूमत थी ना, इसने जो हमारी यूथ थी उसको बजाय अंगेज करने के किसी तरक्याती कामों में या जैसे वो पार्लिमान की सियासत करने में, उन्होंने अंगेज कर दिया, डंडे की सियासत में, गाली गलोच की सियासत में एक कल्चर जो है वो परवान चढ़ाया। और जिस तरह उन्होंने अस्करी क्यादत अदारों के ऊपर या उनके इंस्टॉलेशन के ऊपर जो उन्होंने हमले किए,
और उसके बाद उन्होंने ये जो एक सोशल मीडिया का हजूम जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो आपने देखा है कि वो ये सब लोग मुल्क दुश्मनी की तरफ जा रहे थे। ठीक नहीं, ठीक हो। लेकिन आप ये देखें ना, बिल्कुल हमारी जो क़यादत है उसके ऊपर इस पीटीआई की हुकूमत ने, इनके बानी का जो तहरीक इंसाफ है, इन्होंने जो कुछ किया आपको भी पता है कि हमारे जितने भी लोग थे उनको डेथ सेल में रखा गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन हमारे जो कायदीन हैं उनका ये बयानिया ही नहीं है, उनका ये एक चीज ही नहीं है कि हमने बदला लेना है। वो सब कुछ अल्लाह ताला की जात पे छोड़ा है, और आज आपने देखा है कि उसका बदला अल्लाह ताला की जात ने उनसे लिया। वो किस तरीके से जो है वो बदनाम सियासत और बदनाम जमाना। चले वो तो मैडम आपका पॉइंट है ना, मुझे क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है और मैंने क्लोजिंग पे जाना है, लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो राणा साहब से जरूर पूछूंगा। राणा साहब, अगर अभी जो रिसेंट जो इस वक्त मुकदमा हो रहा है उसकी जो है ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के सामने जो है वो बाकायदा तौर पे दलाइल पेश किए जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल, तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान के कानून के तहत फौजी अदालतों को बनाया जा सकता है और स्पेसिफिक अगर कोई इशू हो तो उसके ऊपर लोगों को सजा भी दी जा सकती है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, इमरान खान साहब का ट्रायल भी फौजी अदालत के अंदर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाकया हुआ है, हम उस पर जो है वो हमसे गलती सरजद हुई है, लिहाजा अब हमें जो है उस पर फेयर ट्रायल दे दिया जाए, फौजी अदालतों में जो सजा दे दी है वो दे दी है, लेकिन अब हमें फेयर ट्रायल दे दिया जाए। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिकली जो है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, या उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो बानी तहरीक इंसाफ है उनके लिए कानूनी तौर पर उन्होंने वो हुकूमत के लिए या उनकी मुखालिफ जमातों के लिए राह हमवार कर दिया है कि उनको उठा के उनको डायरेक्ट जो है फौजी अदालतों में उनका केस ले जाए? जी सर, आखिरी पॉइंट है सर, उसके बाद फिर मैंने क्लोजिंग पे जाए। आप चूंकि मुझे पहले भी अपने शोज में बुलाते रहे हैं और मुझे पढ़ते भी हैं, जिस दिन 9 मई का वकूआ हुआ था मैंने लिखा था कि ये मिलिट्री ट्रायल का केस है। जी देखें, लोग इसमें गलत बयानी करते हैं। ये जरूर है कि किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सिविल कोर्ट्स में या किसी भी अदालत का एक मखसूस ज्यूरिस्डिक्शन होती है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट का एक ज्यूरिस्डिक्शन है, उसमें जुराइम की तफसील लिखी होती है कि ये जुराइम का अगर किए गए तो ये जुराइम एंटी टेररिज्म कोर्ट में सुने जाएंगे, ये ट्रायल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा, ये ट्रायल सेशन कोर्ट कहलाएगा। जी इसी तरह जो कुछ 9 मई को हुआ ये सिविल अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, ठीक है, एंटी टेररिज्म कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, ठीक है। तमाम वाकयात की जो तफसील है, जो जुराइम उस दिन रोनुमा हो रहे थे, वो अल्टीमेटली मिलिट्री ज्यूरिस्डिक्शन में है, मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में है, ठीक है। तो ये बात दावा करना कि फलां कानून या आईनी तहफ्फुज़ की वजह से ये मुकदमा उधर नहीं जा सकते, ये महज प्रोपेगेंडा है, ये बात गलत है। जिस जुर्म को जहां पर लिखा गया है उसी अदालत में उसका ट्रायल होना है, ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब, और पार्लियामेंटेरियन हम जरूर समझते हैं कि इमरान खान ने गलत किया, उसके प्लानर्स ने गलत किया, उन्हें फौजी इमारतों पर, फौजी तंसीबात पर, शोहदा के मुजस्समों पर हमला नहीं करना चाहिए था। आज भी अगर पीटीआई इस बात पर माफी मांगे तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामान के अंदर बैठकर ये लोग माफी मांगे कि आइंदा किसी भी सूरत में मिलिट्री तंसीबात पर हमला नहीं किया जाएगा। देखें, एक जनरल आपका दुश्मन हो सकता है, 2 जनरल आपके दुश्मन हो सकते हैं, 10 जनरल आपके दुश्मन हो सकते हैं, कोई फौजी ऑफिसर आपके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन लाखों जवानों पर मुश्तमिल इदारे को अपना दुश्मन करार देकर उनकी यादगारों पर हमला करना एक गलत सोच है। सही, सही। पार्लियामान के अंदर बैठकर इस पर अफसोस का इजहार किया जाए और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इस बात की यकीन दहानी की जाए और फिर पार्लियामान एक करारदाद के जरिए इस माफी को एंडोर्स करे और इन सब लोगों के लिए नरमी का रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि पार्लियामानी जमहूरियत इस एक विशियस सर्कल से आगे निकल सके। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। आप जो अभी आपने गुफ्तगू की है बिल्कुल दुरुस्त की है कि, लेकिन जिस तरह गजनफर साहब ने ये बात की कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ को इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए कि वो अपने आप को साबित करे कि वो कहीं पे स्टैंड करते हैं। अगर उन्होंने माफी मांगी है, डायलॉग करना चाहते हैं, सियासत डायलॉग को कहते हैं ना, जमहूरियत डायलॉग को कहते हैं, पीटीआई तो डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक हो गया सर, आप तमाम अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राणा शराफत साहब आपका बहुत शुक्रिया, गजनफर अजीज साहब आपका शुक्रिया, मैडम कुर्सी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम तुमको आपने सुनी। अब इसका जो भी नतीजा आप समझते हैं, आप इसका क्या लुबे लबाब समझते हैं या आप इसमें से क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये तो डेफिनेटली आपके ऊपर है। लेकिन जो चीज़ अभी तक हमें समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी गैर मुल्की को ख़त लिखना वो पाकिस्तान के
कानून के तहत खिलाफ कानून है और उसके ऊपर एक हद कायम होती है। तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी ये काम किया, लेकिन बावजह चंद वजूहात के उसके ऊपर हद नहीं कायम की जा सकी, जिसकी वजह से अब वही काम दोबारा किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं और हमारी अदलिया जो है और बाकी जो हमारे इदारे हैं, ख़ासतौर पर हमारी जो पार्लियामेंट है, उसको एक स्टेप आगे बढ़ के अब इन चीज़ों के ऊपर इसको रोक देना चाहिए, इस पर एक हद लगा देनी चाहिए। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।